आज के इस डीप डाइव में स्वागत है। आज का हमारा मिशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। बिल्कुल। और लीगल टॉपिक्स वैसे भी काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। एग्जैक्टली तो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बेसिस पर ये डिकोड करने वाले हैं कि जो अलग अलग तरह के एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनका एक्चुअल लीगल इफेक्ट क्या होता है। और आज के इस विश्लेषण को समझने के लिए हमारे पास काफी सॉलिड सोर्सेज हैं, जिसमें डिटेल्ड लीगल नोट्स हैं, स्क्रिप्ट की पीडीएफ्स हैं, आई प्लीडर्स के इन डेप्थ आर्टिकल्स और द लीगल स्कूल का स्टडी मटेरियल भी शामिल है। राइट। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये समझना है कि वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड, इलीगल, अनलॉफुल और अनसर्टन एग्रीमेंट्स के बीच आखिर क्या टेक्निकल फर्क होता है। ओके, लेट अस अनपैक दिस। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में लोग अनजाने में ही सही पर हजारों कॉन्ट्रैक्ट्स का हिस्सा बनते हैं। कभी कोई ऑनलाइन सर्विस एक्सेप्ट करके तो कभी प्रॉपर्टी खरीदकर। इनकी लीगैलिटी समझना सच में बहुत जरूरी है। बड़ी सही बात बोली। कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि दो लोगों ने आपस में क्या तय किया है या पेपर पर क्या लिखा है। वो ये देखता है कि जो समझौता हुआ है क्या वो सोसाइटी के जस्टिस के बेसिक रूल्स के अनुकूल है या नहीं। मेक सेंस। तो एक सॉलिड फाउंडेशन से शुरुआत करते हैं। वैलिड वर्सेस वॉइड एग्रीमेंट्स। अगर हम एक परफेक्ट या लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए। एक परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेक्शन 10 के हिसाब से 3 पिलर्स का होना सबसे जरूरी है। पहला है म्यूचुअल असेंट, यानी आपसी सहमति, राइट। हाँ, दोनों पार्टीज को क्लियर होना चाहिए कि वो किस चीज के लिए हाँ कह रही हैं। दूसरा है लॉफुल कंसिडरेशन, यानी दोनों पार्टीज को लीगली कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए, चाहे वो पैसा हो या कोई सर्विस हो। एग्जैक्टली। और तीसरा सबसे अहम एलिमेंट है कैपेसिटी। दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लीगली काबिल होनी चाहिए। जब ये तीनों एलिमेंट्स होते हैं तो उसका इफेक्ट क्लियर होता है। पार्टीज लीगली बाउंड हो जाती हैं। एकदम सही, वो अपना वादा पूरा करने के लिए लीगली बाउंड होती हैं। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट स्पेक्ट्रम पर एक टर्म आती है जिसे सुनकर ही लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वॉइड एग्रीमेंट। कानूनी भाषा में इसका क्या मतलब होता है। वॉइड एग्रीमेंट सेक्शन 2G के अंडर एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसे कानून एनफोर्स कर ही नहीं सकता। इसे लॉ में वॉइड एब इनिशियो कहा जाता है, यानी शुरुआत से ही शून्य। हाँ, शुरुआत से ही जीरो। इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता। जैसे मान लीजिए माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट, एक नाबालिग लीगली कॉम्पिटेंट नहीं होता, इसलिए उसके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट पेपर का बेकार टुकड़ा बन जाता है। या फिर बिना कंसिडरेशन के किया गया एग्रीमेंट जिसका जिक्र सेक्शन 25 में है। बिल्कुल सही। यहाँ मेरे दिमाग में एक मोमेंट आ रहा है। मैंने सोर्सेज में पढ़ा कि वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में एक अजीब सा टेक्निकल फर्क होता है। हाँ, सेक्शन 2J में इसका फर्क बताया गया है। मतलब एक एग्रीमेंट शुरुआत में बिल्कुल वैलिड हो सकता है, परफेक्टली लीगल, लेकिन बाद में अचानक से कानून उस पर ब्रेक लगा देता है और वो वॉइड बन जाता है। ऐसा कब होता है। कानून इस सिचुएशन को इम्पॉसिबिलिटी के प्रिंसिपल से देखता है, जो सेक्शन 56 में आता है। एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ए और बी की शादी तय होती है, जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। लेकिन शादी के तय समय से ठीक पहले ए अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, यानी पागल हो जाता है। अब उस मेंटल स्टेट में शादी करना लीगली इम्पॉसिबल हो गया है। तो जो चीज कल तक एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थी वो हालात बदलने की वजह से आज एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगी। एग्जैक्टली। एक और बड़ा ही अजीब एग्जाम्पल लीगल किताबों में मिलता है, जादू से खजाना ढूंढने का एग्रीमेंट। वाओ, मुझे लगता है कानून ऐसी चीजों को डायरेक्ट बाहर का रास्ता दिखा देता होगा। हाँ, क्योंकि वो इनहेरेंटली इम्पॉसिबल है, इसलिए नेचुरली वॉइड है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन। अगर हम एक ऐसी सिचुएशन देखें जहां कॉन्ट्रैक्ट दिखने में परफेक्टली वैलिड लग रहा है, पेपर पर सब ठीक है, पर उसके पीछे किसी का डर, दबाव या धोखा छुपा हुआ हो। What is fascinating here is कि लॉ इस प्योर ट्रिकी जोन को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स बुलाता है सेक्शन 2I के अंदर। ये नेचर में थोड़े वन साइडेड होते हैं। वन साइडेड कैसे। क्योंकि इसमें किसी एक पार्टी के पास ये राइट होता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दे या फिर उसे एक्सेप्ट कर ले। ये तब होता है जब फ्री कंसेंट यानी स्वतंत्र सहमति नहीं होती, सेक्शन 14 के तहत। तो कानून प्योरली उस इंसान को पावर दे रहा है जिसका फायदा उठाया गया है।
इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे हैं, जैसे कोवर्जन यानी जबरदस्ती जो सेक्शन 15 में आता है। मान लीजिए ए धमकी देता है बी को कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो ए आत्महत्या कर लेगा। सुसाइड की धमकी देना तो वैसे भी पीनल कोड के अंडर पनिशेबल है। बिल्कुल, और उस डर के मारे अगर साइन कर दिया तो कंसेंट आजाद तो थी नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाएगा। पर दबाव डालने के लिए हमेशा धमकी की जरूरत तो नहीं होती। अनड्यू इन्फ्लुएंस भी तो होता है सेक्शन 16 में। सही पकड़ा। जब दो लोगों के बीच एक ऐसा रिश्ता हो जहां एक इंसान मेंटली या पोजिशनली दूसरे पर हावी हो सकता है, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना भी फ्री कंसेंट को खत्म कर देता है। और अगर सामने वाला दबाव ना डाले बल्कि मुस्कुराते हुए कोई डिलिबरेट झूठ बोल दे तो, जैसे सेक्शन 17 में फ्रॉड बताया गया है। फ्रॉड में जानबूझकर धोखा देना शामिल है, और एक और मिलता जुलता टर्म है मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 में, जिसमें अनजाने में गलत जानकारी दी जाती है, राइट? हाँ, धोखा देने का इरादा नहीं होता पर फैक्ट गलत बताया जाता है। इन सभी केसेस में विक्टिम के पास कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का ऑप्शन होता है। तो आखिर में इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट क्या निकलता है? अगर पीड़ित पार्टी ने डिसाइड कर लिया कि कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट करना है तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड करते हैं तो वो अनइन्फोर्सेबल हो जाता है। लेकिन सेक्शन 64 कहता है कि अगर विक्टिम ने कोई बेनिफिट लिया था तो उसे रिस्टोर करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। और अगर वो रिजेक्ट नहीं करते तो वो वैलिड ही रहेगा। एकदम। ये हुई बात फ्रॉड और जबरदस्ती की, पर लॉ हर चीज की इजाजत नहीं देता। यहां हम एक अलग जोन में एंटर कर रहे हैं जो है डेंजर जोन, इल्लीगल और अनलॉफुल एग्रीमेंट्स। हाँ, सेक्शन 23 क्लियर कहता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स या कंसिडरेशन प्योरली गैर कानूनी होते हैं, जैसे जो कानून द्वारा डायरेक्टली फॉरबिडन हो, या जो कानून के प्रोविजंस को डिफीट करें, या फिर जो फ्रॉडुलेंट हो, किसी इंसान या प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाने वाले हों, या पब्लिक पॉलिसी और इमोरलिटी का खिलाफ हो। इसके तो काफी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। बिल्कुल, जैसे किसी सरकारी ऑफिसर को नौकरी के लिए रिश्वत देने का अग्रीमेंट, या फिर एक पुराना एग्जाम्पल टेक्स्ट में मिलता है जहां कोई अपनी बेटी को कॉन्क्यूबनेज यानी रखैल के तौर पर भाड़े पर देता है। ये सब तो डेफिनेटली अनलॉफुल और वॉइड हैं। हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। मैंने सोर्सेज में एक डिफरेंस नोटिस किया इलीगल और वॉइड के बीच में। ये डिफरेंस थोड़ा टेक्निकल बट बहुत क्लियर है। देखिए, हर इलीगल एग्रीमेंट कंप्लीटली वॉइड होता है, लेकिन हर वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होता। ओके, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। जो इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं ना, वो क्रिमिनल लॉ के तहत सजा के लायक होते हैं, जैसे किसी का मर्डर या किडनैप करने का कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका कोलैटरल इफेक्ट भी होता होगा? हाँ, इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े हुए या कोलैटरल एग्रीमेंट्स भी डायरेक्टली वॉइड हो जाते हैं। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का क्या, जो सेक्शन 24 में है? अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा हिस्सा लीगल है और थोड़ा इलीगल, तो कोर्ट क्या करेगी? इसके लिए सोर्सेज में एक बहुत इंटरेस्टिंग केस दिया है, 1895 का एलिस मैरी हिल वर्सेस विलियम क्लार्क। राइट, मैंने भी पढ़ा था ये, जिसमें एक महिला ने हाउसकीपर का काम करने और अडल्ट्री यानी अवैध संबंध में रहने के लिए एक साथ 50 रुपए महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। सही। अब चूंकि हाउसकीपर का काम लीगल था और अडल्ट्री अनलॉफुल, लेकिन उस 50 रुपए को अलग नहीं किया जा सकता था, उन्हें सेवर नहीं किया जा सकता था। एग्जैक्टली। इसीलिए कोर्ट को पूरा का पूरा अग्रीमेंट ही वॉइड डिक्लेयर करना पड़ा। इसे लीगल टर्म्स में ब्लू पेंसिल रूल भी कहते हैं। मतलब अगर ब्लू पेंसिल से इलीगल हिस्सा काटने के बाद बचावा मीनिंग सेंस बनाता है तो ठीक, वरना पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। एकदम सही समझे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्पेसिफिक वॉइड एग्रीमेंट्स पर, जैसे अनसर्टेनिटी, सेक्शन 29। इसका एक बड़ा मजेदार एग्जाम्पल आता है दिमाग में। मान लीजिए कोई कहता है मैं तुम्हें 100 टन तेल बेचूंगा। पर कौन सा तेल? वही तो, सरसों का, नारियल का या मशीन का तेल। जब तक मीनिंग सर्टन नहीं होता, एग्रीमेंट वॉइड होता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर बेचने वाला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ नारियल के तेल का ही व्यापारी है, तब लॉ अज्यूम कर लेता है कि अग्रीमेंट वाज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, तो उसे वैलिड मान लिया जाएगा। जो सेक्शन 20 और 22 में है। मिस्टेक दो तरह की होती हैं, एक बायलैटरल मिस्टेक जहां दोनों पार्टीज फैक्ट्स को लेकर गलतफहमी में हो, जैसे वो फेमस केस था राफल्स वर्सेस विचल हाउस। दोनों पार्टीज पियरलेस नाम के दो अलग अलग जहाजों के बारे में सोच रही थी। हाँ, दोनों का दिमाग एक फैक्ट पर मिला ही नहीं, इसलिए वो डायरेक्ट वॉइड हो गया। पर अगर मिस्टेक सिर्फ यूनिलैटरल हो, यानी एक पार्टी की गलती, तब तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहता होगा। हाँ, जनरली वो वैलिड ही रहता है जब तक उसमें फ्रॉड शामिल ना हो।
कानून एक की बेवकूफ़ी के लिए दूसरे इनोसेंट इंसान को पनिश नहीं करता। समझ गया। अब उन रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं जिन्हें एक्सप्लिसिटली वॉइड बोला गया है, सेक्शंस 26, 27 और 28 में। हाँ, रिस्ट्रेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी हेल्दी अडल्ट की शादी रोकना, किसी का लीगल व्यापार या ट्रेड रोकना, या किसी को कोर्ट जाने से रोकना। यानी लीगल प्रोसीडिंग्स पर रोक लगाना। ये सब कानून में स्ट्रिक्टली वॉइड है। कोई किसी के फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता एग्रीमेंट बनाकर। और वेजरिंग का क्या, जो सट्टा लगाते हैं? सेक्शन 30 के हिसाब से सट्टा लगाना इनहेरेंटली वॉइड है, लेकिन इसमें एक हिस्टोरिकली सेट एक्सेप्शन है, हॉर्स रेसिंग वाला। हाँ, हॉर्स रेसिंग में अगर प्राइस 500 रुपए या उससे ज्यादा है तो लॉ उसे वैलिड गैम्बलिंग मान लेता है। तो अगर इस पूरे डिस्कशन को मैं एक जगह समेटूं तो एक लीगल और सेफ अग्रीमेंट वही है जिसमें टर्म्स की क्लैरिटी हो, बिल्कुल। जिसमें आज़ाद रजामंदी या फ्री कंसेंट हो, बिना किसी डर या फ्रॉड के, और जो सोसाइटी के लॉज और पॉलिसी के खिलाफ ना हो। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ लॉ स्कूल की किताबों तक सीमित नहीं है। हाँ, रियल लाइफ में बहुत अप्लाई होता है। एग्जैक्टली जब भी लोग टर्म्स एंड कंडीशंस या रेंट अग्रीमेंट साइन करते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कहीं उसमें कोई अनलॉफुल क्लॉज तो नहीं जो उस पूरे पेपर को वॉइड बना दे। लीगल अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। सही कहा, कानून की जानकारी होना सबसे बड़ा डिफेंस है। जाने से पहले एक नया और थोड़ा सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ता हूं। आजकल हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ब्लॉकचेन की दुनिया में जा रहे हैं, जहां कंप्यूटर कोड अपने आप कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स कर देते हैं। ओह, ये पर्सपेक्टिव तो काफी इंटरेस्टिंग है ना? जरा सोचिए, एक मशीन फ्री कंसेंट या इमोरालिटी को कैसे समझेगी? जब कोड ही कानून बन जाए तो वॉइड और वॉइडेबल का फैसला इंसानी समझ करेगी या कोई एल्गोरिदम? इस कॉम्प्लेक्स नए फ्यूचर के बारे में जरूर सोचिए। आज के डीप डाइव में बस इतना ही।